Hello friends, my name is Amna and I welcome you all to this channel. So in this video, I'm going to teach you the course of biology जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर का जो नया बुक है उसके हिसाब से जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। तो हमारे पास अभी फर्स्ट ईयर के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 14 के 14 चैप्टर्स को ही कंप्लीट करें इंशाल्लाह। मगर हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट इट। तो हमें पता है कि हमने नाइन्थ के अंदर मैट्रिक के अंदर भी बायोलॉजी पढ़ी है, तो हमारा जो टॉपिक आता है बायो केमिस्ट्री आता है। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री रिलेटेड टू द लाइफ, उसको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसकी वजह क्या है? अगर हम बात करें कि वाई द बायोकेमिस्ट्री इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, तो रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्योंकि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जिसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी हम कहते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। हमारा हेयर कलर कैसा होगा, हमारे एंजाइम्स किस तरह से बनेंगे, हमारे प्रोटीन कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे नेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन होता है। तो केराटिन प्रोटीन सारी ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर होती है। तो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन तो होती है मगर टेम्पलेट चाहिए होता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अगर एक टीचर हमें फ़ोटोकॉपी देता है तो हम उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं जाके प्रिंटर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए की फोटोकॉपी होती है किसकी सूरत में? आरएनए की सूरत में। आरएनए यहाँ से क्या बनता है? उसकी कॉपी बन जाती है, आरएनए बन जाता है। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। तो यहाँ से फिर आरएनए बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है फिर ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स के अंदर। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस के अंदर केमिस्ट्री शामिल होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड कर रही होती है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, डीएनए के अंदर जो एंजाइम बनाने के अंदर हेल्प करता है ये। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एबनॉर्मल मैकेनिज़्म की इन्फॉर्मेशन भी देता है। एक नॉर्मल मैकेनिज़्म हो रहा है, दूसरा एबनॉर्मल मैकेनिज़्म जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी देता है ताकि हम डिजीज़ से सामना कर सकें। और जब एबनॉर्मल मैकेनिज़्म पता चलता है कि या दैट इज़ द प्लेस वेयर द नॉर्मल थिंग्स आर नॉट अकरिंग, तो उसकी वजह से हमारे पास मेडिसिन भी डेवलप हुई हैं आज हमारे पास। तो इसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ही बड़ा किरदार अदा करती है। इसके अलावा वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ही टफ और चैलेंजिंग थे कि हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कि हमें पता है कि सेल्स जो हैं टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं। तो हाउ डज द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू एंड हाउ द सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर में बायोकेमिस्ट्री देती है। इसके अलावा सेल की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल किस तरह से, सेल एक हद तक ग्रो होता है, उसके बाद वो ग्रो नहीं होता। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कैंसर की वजह क्या है, मेमोरी के अंदर क्या मैकेनिज्म शामिल होता है। इस तरीके की बहुत ही इंट्रीगिंग और बहुत ही मुश्किल सवाल, उसका आंसर भी हमें बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो हमें पता चला कि जैसे कि हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं ना, सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं। उसको जो सेकंड पोस्टुलेट है वो बिल्कुल ही ठीक है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जिस चीज़ से वो बने होते हैं, जो उनकी केमिस्ट्री होती है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन उसी पर डिपेंडेंट करता है। अब अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को देखते हैं, स्टमक अपना फंक्शन काम करता है। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, अपने ही जो है मटेरियल से बनी है, सेल से बनी है और अपना ही फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टमक का काम स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करती, उसके पास विलाय होते हैं, तो वो विलाय से फेट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो हर कोई स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन उसी के मुताबिक होता है, जो उसकी केमिस्ट्री होती है, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसीलिए बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम केमिकल कंपोजिशन की सेल को समझ सकें और वो रिएक्शन प्रोसेसेस जो कि बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें।
और इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। इस वजह से हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंस के अंदर आता है, राइट। अब बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की। तो हमें पता है कि जो सेल है उसके अंदर लिविंग पोर्शन होता है, एक लिविंग मटेरियल होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। अब 70 to 90% मतलब, अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता कि सब सेल्स के पास जो भी होता है 70% वाटर होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल। मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द वाटर होता है। जैसे कि ब्रेन सेल्स हैं, तो ब्रेन सेल्स के पास वाटर ज़्यादा होता है और अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% होता है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, उस तरीके से उनका डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है वाटर का, सेल्स का उनके। तो 70 to 90% वाटर होता है। अगर सेल्स में से वाटर को एवापोरेट किया जाए, वाटर चला जाए, तो वो क्या बचेगा? ड्राई वेट बचेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेल्स के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर कार्बन होती है, कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, कार्बन की लॉन्ग, जैसे ग्लूकोज को आप देखते हो कार्बन की एक 6 लॉन्ग चेन होती है। इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर वो हाइड्रोजन और कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका जो है ना, वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स की, तो कौन कौन से आते हैं? अपना नाम याद रखना है। कार्बन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द सल्फर, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बायोमॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 98% होता है। और बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर डीएनए आता है, आरएनए आता है। तो ये डीएनए, आरएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए, दे आर इटसेल्फ द बायोमॉलिक्यूल्स। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड वो होते हैं जैसे कि लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स, जिसके अंदर दो कोई भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमलगम होता है ग्लूकोज का और लिपिड्स का, राइट। ग्लूकोलिपिड्स कहा जाता है उनको, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना समरी दी है छोटी सी, यहाँ पर उनका लिंकेजेस क्या होता है, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, उनके बायोमॉलिक्यूल, इनका डीपली स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट। बट आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या। तो पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूनिट है, मतलब हमें पता है कि डीएनए है ना, डीएनए के अंदर हमारे पास यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड होता है इसका यूनिट। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली दे आर न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर एक जो यूनिट होता है जिसके अंदर हमारे पास राइबोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेसिस और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी स्ट्रक्चर के अंदर एक यूनिट होता है, जैसे कि किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही है जो कि किडनी को बनाता है, उसका काम परफॉर्म करता है। ब्रेन का यूनिट है न्यूरॉन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट है मोनो वन सेकेराइड, शुगर कहा जाता है सेकेराइड्स को। अच्छा, एक मोनोसेकेराइड दूसरा मोनोसेकेराइड आपस में लिंक होते हैं किसके साथ? ग्लूकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ। प्रोटीन्स की बात करें तो यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है। मैनी अमाइनो एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन। इसके अंदर एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ता है आपस में पेप्टाइड लिंकेज के साथ। लिपिड्स के अंदर हमारे पास उसके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, ग्लाइस्ट्रोल है, फैटी एसिड्स है, ठीक है। तो इनके अंदर ईस्टर लिंकेजेस बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए और आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इनके अंदर फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बनता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट लिंकेजेस बनते हैं। इसको डीपली स्टडी हम पूरे चैप्टर के अंदर करेंगे थ्रू आउट, मगर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी डिफरेंट
बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं तो उनका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, पर यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज दिखाई गई है केमिकल कंपोजिशन की सेल की। तो इसको आप देख लें कि कितना परसेंटेज होता है। वाटर तो 70% रहेगा, प्रोटीन 80% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 4%, लिपिड 3%, डीएनए इतना, आरएनए इतना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक आयंस इतने। एक सेल की बात कर रहे हैं हम, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर अपकमिंग वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।